हेलो एवरीवन। किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि समय के साथ प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने के लिए। इसलिए इस समय हम शुरू करने वाले हैं रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 का प्रोफेशनल एबिलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 17। आशा है कि अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने लगवाए हैं वो सभी आपने लगा लिए होंगे, और नहीं लगाएं तो जाइए लगा लीजिए। प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आरआरबी शिक्षक भर्ती के नाम से आप देखेंगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। सारा कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है मैंने उसमें शेड्यूल कर दिया है और उसमें जो है अटैच कर दिया है। सारी प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक को स्थानीय संस्थानों के अधीन करने का सुझाव किसने दिया। प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है कि प्राइमरी एजुकेशन को स्थानीय जो संस्थाएं हैं, मीन्स नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, उनके अधीन करने का सुझाव किसने दिया था। लॉर्ड रिपन ने दिया था, मैकाले ने दिया था, एडम ने दिया था या विलियम हंटर ने दिया था। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम हंटर। विलियम हंटर महोदय थे। उनका मानना था कि ये जो है विलियम हंटर ने अपना जो आयोग आया था वो 1882 में आया था, और इनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है स्थानीय संस्थाओं को दे देना चाहिए। ठीक है, और जिससे कि प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय संस्थाएं काम करेंगी, और समय समय पे अगर हम चाहें तो अनुदान भी दे सकते हैं। 1/3 या 1/4 भाग जो भी हम देना चाहते हैं और अनुदान दे सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मैकाले की, जो कि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ पिछले पेपरों में। मैकाले की ने जो है जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था उसको ख़त्म किया था। उसी समय एडम भी आए थे। एडम की रिपोर्ट को ना मान के मैकाले की शिक्षा नीति को आगे बढ़ा दिया गया था और उनकी शिक्षा नीति को रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10+2+3 की शैक्षिक संरचना किस वर्ष क्रियान्वित की। मीन्स 10+2+6 जो संरचना है वो किस वर्ष स्वीकार की, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1976, 1972, 1968 और 1970। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ना आपका 1968 क्योंकि 1964 में कोठारी कमीशन जब आया तो उन्होंने इसकी क्या किया था, आगे बढ़ाने का सुझाव दिया था। और 1968 में जो शिक्षा नीति आई, पहली शिक्षा नीति भारत की 1968 में, तो इसको लागू करने के लिए इसकी शिक्षा संरचना को आगे बढ़ाने का पूरा प्रारूप तैयार किया, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE ने 10+2+3 की संरचना को स्वीकार करके 1968 में इसको आगे बढ़ा दिया। वर्तमान समय में जो शैक्षिक संरचना है वो है आपकी 5+3+3+4, जिसमें पहले 5 में आपका देखेंगे नर्सरी, LKG, UKG, ये 3 प्री प्राइमरी की हो जाती हैं, और एक हो जाता है फर्स्ट और सेकंड। ये 5 वर्षीय शिक्षा इसमें आ जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 3 से लेके 5 तक तीसरी कक्षा में। इसका 6, 7 और 8 आपका इस तीसरे वाले कॉलम में, ये लास्ट के 4 में आता है आपका 9, 10th, 11th और 12th। ठीक है, इस तरीके से ये शिक्षा संरचना को विभाजित किया गया। याद रखिएगा, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जो मैंने आपको बताया है इसको डिटेल में अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको नई शिक्षा नीति पर कोई वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, डिटेल में मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति में गति निर्धारक स्कूल, पेस मेकिंग स्कूल की बात हो रही है, की स्थापना प्रथम बार उल्लेख किया गया। जो गति निर्धारक स्कूल थे, पेस मेकिंग स्कूल थे, इनको ही हम नवोदय विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। नवोदय विद्यालय को की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। कर्जन की शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, 86 में या 1992 में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1986 की जो द्वितीय शिक्षा नीति थी 1968 के बाद, तब उसमें जो है नवोदय विद्यालय की संकल्पना को लाया गया, जिसे हम गति निर्धारक विद्यालय भी कहते हैं। इसमें जो है ग्रामीण जो हमारा कह सकते हो कि जो बच्चे प्रखर बुद्धि बालक हैं, ये बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को आगे बढ़ाने का, इसमें उनको आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है नवोदय विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं डाइट, का उद्देश्य निम्नलिखित को प्रशिक्षण देना है। औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को, अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को,
प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को या उपयुक्त सभी। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो डाइट हैं उनका क्या उद्देश्य है। औपचारिक प्राथमिक विद्यालय मीन्स जो फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक, उनके लिए है, या अनौपचारिक के लिए है, या जो अडल्ट एजुकेशन है उनमें जो काम कर रहे हैं उनके लिए, या सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, चाहे वो इनफॉर्मल में हो, फॉर्मल में हो, या एडल्ट एजुकेशन में लगे हुए टीचर जो कर्मी हैं, शिक्षक हैं, उन सब के प्रशिक्षण की बात डाइट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्यालय खोले जा सकते हैं। सरकारी विद्यालय, गैर अनुदानित विद्यालय, सरकार अनुदानित विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय। जो अनुच्छेद 30 है इसका संबंध जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों से है, अल्पसंख्यकों से है। जो अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं वो जो है अपने धर्म के आधार पर शिक्षा दे सकते हैं, अपनी रुचियों और समुदायों के आधार पर जो है संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 में कही गई है। ठीक है, अल्पसंख्यक, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्पसंख्यक विद्यालय, माइनॉरिटीज़ कॉलेज। चलिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर जो है 2 प्रकार के बैच चल रहे हैं आरआरबी को लेकर, जिसमें 50 नंबर का जो आपका सिलेबस है आरआरबी का, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है, सिलेबस को कवर करने वाला कंटेंट मिलने वाला है संकल्प बैच में, जिसमें हमको वीडियोज़, प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स भी हम उपलब्ध कराते हैं। और ये जो सिलेबस है, ये जो कंटेंट है सिलेबस बेस्ड है। जो आपका सिलेबस दिया गया प्रोफेशनलिटी का, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपकी कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए भी मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, तो वहाँ से भी आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स है हमारा वो है आपका सफलता प्रैक्टिस सीरीज़ के नाम से है, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी का जो 50 नंबर का आपको सिलेबस है उससे रिलेटेड 20 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराएंगे। इन प्रैक्टिस सेट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप जाके आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। 1987, 1989, 1987, 88 या 89, 90। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो जाता है क्योंकि बहुत नज़दीक का इसमें अंतर है। 86 और 87, 88, 89, 87 या 88 या 89 to 90, ये आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इसको समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसका आंसर कर पाएंगे। इसको जो लाया गया था वो लाया गया था आपका 1987, 88 में, याद रखिएगा 87, 88 में इसको लाया गया था। और कभी अगर सिर्फ आपके पास 87 आता है तो 87 पे क्लिक करिए, टिक करिए, 88 को मत करिएगा, 87 को ही टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का संबंध शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से है, जबकि शिक्षा विज्ञान शैक्षिक साधनों का निर्धारण करता है। यह किसका कथन है? यह आपका किसका कथन है? स्पेंसर का है, फिक्टे का है, जॉन डेवी का है या रसेल का है? ये आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जॉन डेवी। जॉन डेवी ने कहा था कि दर्शन का संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से है और जो आपका शिक्षा है उसमें विज्ञान और शैक्षिक साधनों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन का अभिन्न अंग है? केवल वेदांत का है, केवल बौद्धवाद का है, वेदांत और बौद्धवाद दोनों का है, या ना तो वेदांत का है और ना ही बौद्धवाद का? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वेदांत। वेदांत दर्शन में कर्म के सिद्धांतों को महत्व दिया गया है और वेदांत दर्शन के अनुसार वेदांत दर्शन में कहा गया कि जो व्यवहारिक जीवन के लिए व्यवहारिक कर्म और चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म और कर्म प्राप्ति के लिए अध्ययन, मनन और निधि ध्यान जैसे जो है साधन चतुष्टय का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो कर्म है वो एकदम निष्काम होना चाहिए। निष्काम कर्म की बात यहाँ पर वेदांत में कही गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना एसआई मॉडल यहाँ पर आया है की बात हो रही है। एसआई मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है। तो एसआई मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? गिलफोर्ड के द्वारा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए, किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड के द्वारा। कोई व्यक्ति कितनी प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं रखता है या कितने प्रकार बुद्धि के बताए हैं
गिलफोर्ड ने, ये आपसे पूछा जा रहा है। 60 बताए हैं, 120, 180 या 80। तो मैं आपको बता दूं, जब गिलफोर्ड ने अपना बौद्धिक संरचना जो ऐसे ही मॉडल जो उनका जो सिद्धांत था, थ्योरी थी, दी थी, तब ये 120 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं की बात करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने 150 बोला, फिर वर्तमान में ये 180 पर आ गए हैं। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 180। ठीक है, 180 इसका राइट आंसर है। कहीं कहीं पुराने सेट में 120 दे रखा होता है, 150 दे रखा होता है, पर वर्तमान समय में ये जो है 180 पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिध्रुवीय शिक्षा में 3 ध्रुवों में से किस संस्था के संस्थापक थे? मतलब त्रिध्रुवीय जो शिक्षा संरचना है वो किसने दी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये, और जॉन डीवी के द्वारा इसे दिया गया था। ठीक है, जॉन डीवी के द्वारा इसको दिया गया था। इसमें कौन कौन से 3 चरण आते हैं? एक तो आपका टीचर आ जाता है, एक आपका स्टूडेंट आ जाता है, और आपका तीसरा आ जाता है पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें मूल्यांकन नहीं आता है, मूल्यांकन इसमें नहीं आता है, इसमें मूल्यांकन नहीं आता, याद रखिएगा। 3 चीज़ें इसमें आती हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। मूल्यांकन इसमें नहीं आता है। केशव कर्वे भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक थे? केशव कर्वे भारत में किस प्रकार की विश्वविद्यालय केशव कर्वे का ये संकल्प थी। सामाजिक दक्षता इस दिया गया था। किसी भी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलर रिपोर्ट 1996 सीखने के लिए कार्य करने के लिए सीखना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एडुसेट है, एडुसेट है वो क्या है? शिक्षा की एक पुस्तक है। चलाती है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि एडुसेट एजुकेशन के कंसेप्ट को पूरा करने के लिए। आपके पास आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्यालय सर्वप्रथम आयोग ने दी? गोखले बिल्ली आयोग के द्वारा दी गई। दान देंगे बकाया राज्य सरकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया?
हंटर आयोग के द्वारा, गोखले बिल के द्वारा, हर्टाग समिति के द्वारा या सडल के द्वारा। इस तरीके के क्वेश्चन मैं पहले भी लगवा चुका हूँ। पहले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं लगाया है तो जाइए लगाइए। सबसे पहले गोखले बिल जो लाया गया था 1910 में, 1910 में जब लाया गया था इसको, तो गोखले के द्वारा ये जो बिल लाया गया था, केंद्रीय धारा सभा में उन्होंने अपना जो है प्रस्ताव रखा था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन उनका जो है इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए मुहिम जारी रखी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 1910 में अपना ये जो बिल लेकर आए थे, ये इंदौर के एक सियाजीराव गायकवाड़ राजा हुआ करते थे, तो उनसे प्रभावित होकर, जहाँ तक मुझे याद है इंदौर के थे या कहीं और के थे, पर वो ये तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर एक महाराजा थे जिन्होंने अपने सूबे में प्राथमिक शिक्षा की बात कर दी थी, और प्राथमिक शिक्षा उन्होंने अपने यहाँ पर लागू कर दी थी, प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग इसको शिक्षा नहीं दिलाएंगे उनके अभिभावकों को दंडित किया जाएगा। तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि जब इतना छोटा सा राज्य, इतना छोटा सा जो है सूबा है, उसका राजा अपने क्षेत्र में जो है प्राथमिक और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कर सकता है, तो इतने बड़े देश में जो शासक बने बैठे हैं अंग्रेज, वो हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते। इसलिए 1910 में उनसे प्रभावित होकर ये केंद्रीय धारा सभा में उन्होंने अपना जो है ये प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में इनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बौद्ध काल में सैन्य शिक्षा को कम बल दिया जाता था। वैदिक काल में विद्यालयी स्वायत्तता का कम प्रयोग किया जाता था। उपनयन संस्कार बहुवचन संस्कार के समतुल्य नहीं है। कामिल साहित्य की उपाधि है। ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को पढ़ेंगे, शिक्षा के जो हमारा इतिहास है उसको पढ़ेंगे, तब ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने हमारे बैच को ज्वाइन किया, तो वहाँ पर मैंने ये वाला पोर्शन दे दिया उनको, तो उन्होंने वहाँ से पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बौद्ध काल में सैन्य शिक्षा पर कम बल दिया जाता था। ये राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र व राज्य के शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि केंद्र और राज्य, ऐसा कौन सा शैक्षिक अधिकार है जो केंद्र और राज्य से संबंधित है। जो अनुच्छेद 246 है वो जो है क्या है कि केंद्र और राज्य के शैक्षिक उत्तरदायित्वों को क्षेत्र को विभाजित करता है एक तरीके से। और इसमें जो है कह सकते हो कि संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसमें जो है 3 अनुसूचियों की बात की गई है, केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची। तो 1940 जो आपका 246 अनुच्छेद है वो आपसे शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। इसके पहले अनुच्छेद 30 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी अल्पसंख्यकों से संबंधित है। और आपका 41 भी शिक्षा से संबंधित है और 21 भी आपका शिक्षा से संबंधित है, 6 से 14 वर्ष तक के बालक। और 45 में आपका 6 से कम उम्र के बच्चों की भी शिक्षा की बात यहाँ पर की जाती है। ये आपका एक तरीके से मौलिक कर्तव्य में आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आज के अंतिम सेट के अंतिम क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित 18 प्रमुख भाषाओं में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। जब ये क्वेश्चन लिया गया था तब उसमें हमारी जो अनुसूची 8 थी उसमें सिर्फ 18 भाषाएं थी। वर्तमान समय में इनकी संख्या 22 हो गई, याद रखिए। नेपाली, कश्मीरी और उर्दू भाषा शामिल है। अवधी भाषा हमारी जो है 18 भाषाओं में नहीं है, बल्कि 22 भाषाओं में भी इसको शामिल नहीं किया गया है। अवधी भाषा इस समय हमारी जो है संविधान में की जो है 8वीं अनुसूची में उसमें वर्णित नहीं है। ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आशा है कि ये जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए स्टडी को बूस्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और यदि आपने हमारे अभी तक ऑनलाइन विद्यार्थी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हमारे कंटेंट को
अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आपको लगता है कि किसी कोई कमी रह गई है तो उस कमी को हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वॉइस में कोई प्रॉब्लम है या टेक्निकली कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।